नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा में आज हम बहुत दूर से एक मेहमान के साथ बात करेंगे। हमारे मेहमान डॉक्टर भी हैं, साहित्यकार भी हैं और वो हमें एक ऐसी जमीन की कहानी बताएंगे, वहां का हाल बताएंगे, जहां देखकर हम लोग कुछ सीख सकते हैं, सोच सकते हैं। और साथ में उनके बिल्कुल पड़ोस में एक ऐसा देश है जिसके बहुत नाम लिया जा रहा है, जिसकी बहुत तारीफ हो रही है। लेकिन उस तारीफ के पीछे क्या सच्चाई है, इस पे भी हम थोड़ी बात करेंगे। तो उससे पहले लेकिन मैं गुजारिश कर लूं आप सबसे कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में घंटी भी बजा देंगे और इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अब मैं आपको मिलवाता हूं अपने आज के मेहमान से। हमारे मेहमान हैं डॉक्टर प्रवीण झा। डॉक्टर झा, आपका बहुत स्वागत है आलोक अड्डा पर। नमस्ते। और आप नॉर्वे से हैं, मैं अब दर्शकों को बता दूं, डॉक्टर झा नॉर्वे में हैं। वहाँ ये डॉक्टर हैं बाकायदा, लेकिन साथ में ये साहित्यकार हैं, लेखन करते हैं। और बहुत इनकी एक शानदार किताब मेरे हाथ में है इस वक्त, जो जिसका नाम है कुली लाइंस। और मैं इस किताब को पढ़ के मैं इसका मुरीद हो गया हूँ। मैं लोगों को रेकमेंड करता रहता हूँ और इससे जुड़ी भी कुछ बात हम लोग करेंगे। लेकिन बातें सबसे पहले शुरू ही करें कि डॉक्टर साहब, कैसा नॉर्वे में हाल कैसा है? आप लोग कैसे कोप कर रहे हैं? क्या वहाँ हालत जो भारत से दिख रही है वैसी है, या नॉर्वे उन देशों में है जहाँ हालात काफी अच्छे हैं? नॉर्वे कह सकते हैं कि दुनिया का पहला देश होने जा रहा है जहां पर कोरोना काफी अच्छे से कोरोना ग्राफ नीचे जा रहा है। और अब यहाँ पर लॉकडाउन खुल चुका है, बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। जो प्राथमिक कक्षाएं बोलते हैं, चौथी कक्षा तक की, वो खुल चुकी है। और डेथ लास्ट लगभग एक हफ्ते पहले हम लोगों ने देखा, एवरेज एज रहा 80 साल के करीब। और अब मेरे शहर में जो आखिरी केस था वो 3 हफ्ते पहले था, जबकि हम एपिसेंटर से 1 घंटा हैं ओस्लो से। हम्म। तो इफेक्टिवली काफी अच्छा रहा यहाँ का कोरोना का जो कंट्रोल मेजर्स रहा, काफी अच्छा रहा। तो इसकी क्या वजह ये है प्रवीण जी, जो भारत से देख कर लगता है कि नॉर्वे में, स्वीडन में और आपके पड़ोस के और देशों में जो स्कैंडिनेविया है, वहाँ आबादी बहुत कम है। क्या इस वजह से वहाँ आसान है काबू करना भारत के मुकाबले? हाँ, भारत के मुकाबले तो निश्चित तौर पर आजादी का बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन यूरोप के अन्य देशों से अगर आप कहेंगे तो हर जगह ही आबादी उतनी ज्यादा नहीं है भारत के कंपैरिजन में। तो नॉर्डिक देशों में, खास करके नॉर्वे में, काफी पहाड़ी टेरेन्स हैं और लोगों के बीच जो है काफी दूरियां, हम अगर मैं देखूंगा अगला अगला घर कहाँ होगा तो हो सकता है आधे किलोमीटर चलना पड़ जाए। इस तरह का यहाँ पर जो आप न्यूजीलैंड में देखते हैं वो आप यहाँ भी आपको वो चीज नजर आती है। ये एक फैक्टर है। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर केसेस, चूंकि यहाँ के सभी लोग छुट्टियां मनाने इस उस समय जब था तब हम्म। स्पेन या इटली जाते थे, और उस समय काफी लोग छुट्टियां मनाने गए हुए थे और वो लोग काफी केसेस लेके आए। अगर आप भारत से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ इटली या स्पेन में उस तरह से नहीं जाते। यहाँ सबका एक सेकंड होम होता है स्पेन में, तो वो जी। सारे लोग वहीं पर थे। और हम्म। उस समय एल्प्स में ये स्कीइंग चल रहा था, तो हम्म। वहां पर काफी लोग थे। तो इन लोगों की जो कोरोना होने के चांसेस, 8,000 केस हो गए एक छोटे से 50 लाख जनसंख्या वाले देश में, जो भारत में एक आम शहर समझ सकते हैं। बंबई से तो बहुत छोटा, लेकिन 50 हम्म। लाख मेरे ख्याल से पटना या इंदौर जैसे शहर जितनी यहाँ हाँ। की जनसंख्या है, उसमें आप 8,000 लोगों का कोरोना होना तो कोई कम संख्या नहीं हुई, काफी ज्यादा हुए। जी। तो हाँ, ये बात एक आप कह रहे थे, उस पे मैं, क्योंकि थोड़ा कई दर्शकों को इसमें दिलचस्पी होगी कि जैसे आपने कहा एक सेकंड होम होता है, और वहाँ भारत में आमतौर पे सेकंड होम होता है किसी दूसरे शहर में होता है। लेकिन ये मुझे भी किसी ने बताया था कि नॉर्वे में हम रहते हैं और जाड़ों में हम चले जाते हैं स्पेन, वहां हमने एक दूसरा घर ले रखा है। तो क्योंकि बहुत ठंडा है, इस वजह से लगभग पूरा देश क्या एक तरह से पलायन कर जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ एक्सट्रीम वेदर -25 डिग्री टेम्परेचर तक जाता है। तो खास करके जो ओल्ड एज के लोग हैं, वो लोग उस समय स्पेन चले जाते हैं। वहां पर उनको थोड़ी आराम मिलती है, वहां पर उनको मैनुअल लेबर भी थोड़ी सुविधा से मिल जाता है स्पेन में। काफी बांग्लादेशी लोग भी हैं
तो इन लोगों ने एक पूरा नॉर्वे का गांव बनाया हुआ है जहां नॉर्वेजियन भाषी दुकानदार हैं, नॉर्वेजियन भाषी लोग हैं, और उन लोगों का एक पूरा एक ग्रुप बन गया है जहां पर जाकर वो लोग रहते हैं, साउथ स्पेन और फ्रांस में, और साथ साथ इटली का जो तिरोल वाला इलाका जहां पर कोरोना केसेस सबसे शुरू हुए थे, वहां पर काफी लोग नॉर्वेजियन बसे हुए हैं जिनका घर है। तो वेदर वाली बात ही सही है, नॉर्वे की एक्सट्रीम वेदर की वजह से समर होम या विंटर में भी वहां पर जाना ये काफी कॉमन है। तो मतलब एक तरह से छोटा नॉर्वे उन्होंने वहां बसा रखा है, जिसे हम लोग जी बिल्कुल। अक्सर इंग्लैंड के कुछ जगहों के बारे में कहते हैं, न्यूयॉर्क के बारे में कहते हैं कि वहाँ एक लिटिल इंडिया है, तो इस तरह वहाँ एक लिटिल नॉर्वे है। लेकिन आपका एक नॉर्वे। पड़ोसी देश है जिसका बहुत नाम लिया जा रहा है बार बार, और खास तौर पे जो टिप्पणीकार लोग हैं वो ले रहे हैं, स्वीडन का नाम ले रहे हैं कि साहब स्वीडन ने बड़े कायदे से काबू कर लिया, और उसने उसका नाम इसलिए लिया जा रहा है कि वहां लॉकडाउन नहीं किया गया। क्या लॉकडाउन नहीं किया, इससे इसकी वजह से स्वीडन की तारीफ होनी चाहिए, या इसकी वजह से उसको कुछ खामियाजा भुगतना पड़ा, जो कि हमें भारत से शायद नहीं दिख रहा है, क्योंकि फिर वही आबादी का आंकड़ा इतना कम या ऐसा है कि वहां के नंबर्स हमें बहुत बड़े नंबर्स दिखते नहीं। नहीं, स्वीडन को कंपेयर करना अगर चाहिए तो नॉर्वे या डेनमार्क से करना चाहिए, और हमारे से 10 गुना ज्यादा मौत वहां पर हुई है। नॉर्वे में 200 लोग मरे हैं, वहां 2000 से ऊपर काउंटिंग है, तो या डेनमार्क से भी उनकी मौत ज्यादा है। तो इस मामले में आप कह सकते हैं कि भारत, उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो कुछ अलग रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन उन्होंने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। उन्होंने एक तरह का जो वॉलंटरी कहा जाता है, जो अमेरिका ने भी किया हुआ है या अन्य कई देशों ने किया है, वो उस तरह के मेजर्स लिए और वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं वहां भी, आईटी वाले भी। लेकिन उन्होंने एक हर्ड इम्यूनिटी बिल्ड करने की, जो बोलते हैं कि अगर 60% लोग किसी भी शहर में कोरोना पॉजिटिव हो जाएं तो फिर पूरा शहर एक तरह से कोरोना के लिए इम्यून हो जाएगा। लेकिन उन 60% लोगों को कोरोना से मृत्यु होगी या फिर उसमें से कितने लोग कोरोना से बच जाएंगे, वो एक रिस्क रहता है। जो आपने ब्रिटेन के बारे में सुना होगा कि वहां पर भी प्रधानमंत्री जी ने काफी दिन तक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने की सोची, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। और स्वीडन चूंकि एक कम जनसंख्या वाला देश है, तो उसमें भी पूरे स्वीडन नहीं, सिर्फ स्टॉकहोम में इतने ज्यादा लोग हो गए कि वहां पर हर्ड इम्यूनिटी अब वो कह रहे हैं कि बनने लगी, लेकिन इसके लिए 2000 लोगों की मृत्यु भी उनको झेलनी पड़ी। उस कंपैरिजन में नॉर्वे ने क्या किया था कि इन्होंने जिस 9 मार्च को हमारे पास पहला केस आया, तो 12 मार्च को यहाँ पर एक नॉर्वे के हिसाब से काफी मजबूत लॉकडाउन की, स्कूलों को बंद कर दिया, पब्लिक प्लेसेस, रेस्टोरेंट और जो जिम है उनको बंद कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं था, हम सब घूम रहे थे, सारे लोग यहाँ पर बाहर में वॉक कर रहे थे, दुकानें खुली हुई थी राशन की सारी। तो यहाँ पर इंडिया जैसी स्थिति नहीं थी कि पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया था। तो ये कह सकते हैं कि अगर नॉर्वे और स्वीडन को कंपेयर करो तो स्वीडन उस हिसाब से थोड़ा ज्यादा उन्होंने रिस्क लिया, वो कम मौतें हो सकती थी, 2000 बहुत ज्यादा है उनके जनसंख्या के हिसाब से। जी, तो अब वो जगह आ गई जहां पे हमें आपके डॉक्टर अवतार से बात करनी चाहिए कि ये जो हर्ड इम्यूनिटी की बात आपने कही, ये बहुत लोग कह रहे हैं, और ये उदाहरण दिया जा रहा है कि पल्स पोलियो में देखिए कितनी सक्सेसफुली देश में पल्स पोलियो अभियान चलता है। लेकिन क्या पोलियो और कोरोना वायरस के संक्रमण को कंपेयर किया जाना तर्कसंगत है, लॉजिकल है? और हर्ड इम्यूनिटी का जहां तक सवाल है, तो स्वीडन जैसे देश में भी आपने बताया कि वहां नॉर्वे के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा मौत हो गई है। भारत जैसे देश में 135 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर हर्ड इम्यूनिटी वाला जज्बा कोई दिखा दे, हिम्मत दिखा दे कि नहीं हम तो हर्ड इम्यूनिटी वाले फॉर्मूले पे चलेंगे, तो क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? नहीं, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। खास करके आपने अगर कंपेयर किया पोलियो और कोरोना को, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो कोरोना है वो एक तरह का रेस्पिरेटरी वायरस है, और उसका इंसिडेंस और उसके अंदर की बदलाव बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग देखते हैं कि पहले, इससे पहले सार्स आया, उसके बाद मेर्स आया, उसके बाद कोरोना आया। कोरोना के अंदर भी 2 स्ट्रेन आ चुके हैं, जो अमेरिका में इतने लोग मर रहे हैं और हमारे यहाँ जो स्ट्रेन है, तो उन दोनों में निश्चित तौर पर अंतर है, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव कोरोना दिख रहा है और यहाँ पर उस हिसाब से बहुत ही कम
इफेक्ट दिखा है। तो दोनों दो स्ट्रेन बन चुके हैं और इसलिए इनके लिए अगर हर्ड इम्यूनिटी बनेगी भी तो वो शुरू में या भारत में भी जो होगा कोरोना का रूप वो हो सकता है कोई तीसरा रूप हो। तो अगर बनती भी है तो उसको पूरी तरह से उसकी गारंटी नहीं मिलती है। इस तरह के वायरस में ये हर साल एक तरह से सीजनल चेंजेस होते रहते हैं। तो जो हम लोगों ने अचीव किया है जैसे कि H1N1 जो स्वाइन फ्लू था, वो स्वाइन फ्लू आप सुनते होंगे एक समय में काफी मतलब विश्व के 20% लोगों को H1N1 हो गया था। हम लोगों को भी हुआ होगा, पता नहीं लगा होगा, लेकिन विश्व के 20% लोगों को हो गया था। और अब हम देखते हैं कि भारत में स्वाइन फ्लू का कोई महत्व नहीं रह गया है। एक तरह से एक सीजनल चीज हो गई है और लोगों ने शॉट भी लगवा लिए हैं, होता है, ठीक हो जाता है। तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जिस तरह की जो अभी कोरोना का जिस तरह से संक्रमण हो रहा है, तो वो जो स्वाइन फ्लू में हमने अचीव किया है वो 2-3 साल के बाद अचीव किया है। ये हम अगर शॉर्ट टर्म सोचेंगे कि हम 1 महीने के अंदर हर्ड इम्यूनिटी बना लेंगे, वो लगभग वो असंभव चीज है। वो स्वीडन भी क्लेम कर रहा है, लेकिन उनके पास भी इस तरह के कह सकते हैं ये प्राइमरी डाटा ही आया है। उन्होंने अचीव नहीं किया है कि स्वीडन में अगर आप जाएं तो और उनको कोरोना हो तो वो उनको कुछ नहीं होगा, ये संभव अभी नहीं कह सकते हैं। 2-3 सीजन के बाद ये संभव है कि हमारे यहाँ कोरोना आएगा और हम उसको वैल्यू नहीं देंगे, जैसा अभी स्वाइन फ्लू के साथ हो चुका है। यानी ये बहुत लंबा प्रोसेस है इसके लिए, ये चांस लेने के लिए। और जैसे मैंने आपसे पहले पूछा, भारत में इतनी आबादी में अगर हर्ड इम्यूनिटी के तौर पे चले जाएं, कितने लोगों को संक्रमण होने का खतरा है? कितने लोगों तक ये संक्रमण पहुंच जाएगा जिसके बाद ये बात की जा सकेगी कि अब शायद हर्ड इम्यूनिटी हो सकती है? नहीं, वही 60% का नियम है। तो सोच लीजिए अगर हमारे यहाँ अरब हैं, 60% यानी कि हम बात कर रहे हैं 60 करोड़ लोगों हाँ, की। 65-70 तो करोड़ के करीब नंबर। 65-70 करोड़ लोगों को कोरोना अगर हो जाए, तब जाकर हम वो करेंगे। लेकिन उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे मैंने कहा कि स्टॉकहोम में हर्ड इम्यूनिटी बन गई होगी, लेकिन गॉथेनबर्ग में नहीं बनी होगी। तो भारत में भी कोई किसी जगह पे जहां एपी सेंटर है वहां पर हो सकता है कि इम्यूनिटी थोड़ी बननी शुरू हुई होगी। लेकिन अब अरुणाचल में तो कोरोना बहुत कम है, या त्रिपुरा में बहुत कम है, बिहार में भी अभी बहुत कम है। तो वहां पर इस तरह से पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो कि 60% लोग एक शहर के कोरोना पॉजिटिव हो जाएं, वो हम नहीं चाहेंगे शायद ऐसी स्थिति हो भारत में। मतलब ये बहुत डरावना डरावना दृश्य है। लेकिन जब दुनिया का पूरा हाल देख रहे हैं इस वक्त, फिर एक बार बात हो रही है कि दूसरी वेव आ रही है, साउथ कोरिया से ऐसी खबर आ रही है। अमेरिका के बारे में आपने कहा है कि वहाँ जो स्ट्रेन है और भारत में या नॉर्वे में जो स्ट्रेन है, ये अलग अलग जगह अलग अलग तरह के स्ट्रेन लग रहे हैं। इलाज की जो तरह तरह की थ्योरीज आ रही हैं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो आप उसको थोड़ा, मेरा ख्याल है, हमसे ज्यादा बारीकी से पढ़ रहे होंगे। उनमें कहाँ दम लग रहा है? कोई लग रहा है कि इलाज कहीं नजदीक है? और जो नजदीक जिसे हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, आप नजदीक का मतलब कितना नजदीक समझेंगे? क्या समय सीमा होगी जब वो इलाज असलियत में बदल पाएगा? इस पे जो हम देख रहे हैं पैटर्न, कोरोना के मरीज जैसे 8,000 हमारे पास आए, उसमें से कुल लोग जो अस्पताल तक आए, जिनका एडमिशन हुआ, वो मुश्किल से 500 लोग थे। 7500 लोग बिना अस्पताल आए, जब उनको कह दिया गया कि आपका पॉजिटिव आ गया है, आप घर में बैठ जाइए, वो घर में बैठ गए। उनको या तो हल्की फुल्की सर्दी खांसी हुई, या फिर वो भी नहीं हुई, या फिर बहुत ही माइनर सिम्टम्स आए, तो वो तो अस्पताल आए ही नहीं। उनका इलाज कोई भी दवा नहीं दी गई सिवाय पैरासिटामोल के। अगर 100 से ऊपर बुखार हो जाए तो 7500 लोगों को हुआ ही नहीं। और ये भारत में भी यही स्थिति है। कई लोगों को कोरोना हो रहा है, लेकिन उनको उनकी स्थिति ऐसी नहीं हो रही कि उनको कोई इलाज करना पड़े। जो लोग अस्पताल आ रहे हैं उनका इलाज करना पड़ता है। तो उसमें एक चीज जो इसमें हो रही है कि हम एंटीबायोटिक या जो भी ट्रायल चल रहा है, जिथ्रोमाइसिन करके एक दवा आती है, वो चलाई गई। एंटी मलेरियल भी जो है का एक वेरिएंट जो है हाइड्रोक्सीक्विन, वो चलाया गया। लेकिन होता क्या है कि जब हमारे यहाँ आता है तो वो एक चीज हम बोलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यानी कि उसकी हालत 24 घंटे के अंदर बहुत ज्यादा बदल जाती है। और वो उस स्टेज में आता है जब हम उसको आईसीयू में रख देते हैं, वेंटिलेटर लगाने की जरूरत पड़ सकती है। तो वहां पर बहुत कम समय है मैनूवर करने का कि एक दवा दूसरी दवा, जो होना होता है वो 24 घंटे 48 घंटे के अंदर में उनको अच्छा ऑक्सीजन मिल जाना, उनको वेंटिलेटर की सुविधा मिल जाना, यही होता है। और
बचने के, जो आदमी वेंटिलेटर तक पहुंच गया, अगर 85-90 ईयर का आदमी वेंटिलेटर तक पहुंच गया, तो जो आपने सुना होगा कि वेंटिलेटर से बहुत कम ही लोग वापस निकल कर आते हैं। और ये इसमें दरअसल इलाज करके हम बहुत कम ठीक कर पाए हैं, और शायद कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां ऐसे ही मरीज आते हैं जिनको बहुत ज्यादा शुरू से इलनेसेस होती हैं, एज बहुत ज्यादा होता है, और वो सांस सांस की तकलीफ पहले से होती है, तो दवाओं का रोल बहुत कम है। ज्यादातर जी। लोग 80 to 90% अपनी इम्यूनिटी से ठीक हो रहे हैं। तो मतलब इसमें दो तरह की खबरें हैं, दो तरह की बातें हैं, एक राहत की है और एक बड़ी चिंता की है। राहत की बात यह है कि ज्यादातर आदमी यानी 8,000 में से 7500 लोग, ये 80% से ऊपर का आंकड़ा है, ये अगर ठीक हो जा रहे हैं अपने आप, यानी उनको किसी तरह के इलाज की जरूरत नहीं है या बहुत मामूली इलाज की जरूरत है। दूसरी तरफ जो बचे हुए लोग हैं जिनको गंभीर इलाज की जरूरत है, फिर वो गंभीर खतरे में है। वो ऐसे हालत में हैं जिन पर दवाएं दरअसल या तो काम नहीं कर रही हैं या इतना वक्त नहीं बचता है कि उन पे कोई दवा काम कर सके। अब जो सबकी निगाहें टिकी हैं जिस चीज पर, उस पर है कि इसका टीका आ जाए, और तरह तरह के दावे आ रहे हैं। इजराइल से इलाज का, टीके का, दोनों का दावा आया है, ब्रिटेन से भी आ गया है, और भारत में भी बहुत सी बातें हो रही हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथी सब है। लेकिन आयुर्वेद और होम्योपैथी में फिलहाल तो इम्यूनिटी बढ़ाने पर ही जोर दिया जा रहा है। लेकिन क्या वैक्सीन आने के आसार आपको दिखाई पड़ रहे हैं आमने सामने कहीं, जो जितनी चर्चाएं आ रही हैं उनमें से? और जो वैक्सीन का अब तक का आपका अनुभव रहा हो कि जब कभी वैक्सीन आ जाती है उसके बाद उसको वास्तव में एक एक आदमी तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है? जी, वैक्सीन जो पोलियो की अगर बात करें तो पहले होती थी कि वायरस, असली वायरस को ही वैक्सीन के रूप में यूज करते थे। जो ओरल पोलियो की बूंदें होती है, उसमें असली पोलियो का एक वायरस जो कि थोड़ा सा कम खतरनाक है, उसको वैक्सीन की तरह यूज करते हैं। लेकिन जो कोरोना की वैक्सीन अगर बनती है तो उसमें असली कोरोना वायरस आइसोलेट करके उसको नहीं डाला जाएगा। उसके बदले एक तरह का प्रोटीन, एक तरह का प्रोडक्ट जो है, एक तरह का रसायन कह लीजिए, वो चीज डाली जाएगी जो अल्टीमेटली हमारे अंदर कोरोना के खिलाफ एक प्रतिरोधक क्षमता बनाएगी, एक तरह की इम्यूनिटी बनाएगी। तो दोनों दो चीजें हैं। और ये इसमें एक समस्या ये होगी कि कोरोना, जैसे मैंने बताया, अपने रूप बदलते जा रही है। तो हो सकता है कि हम जो पहले स्ट्रेन से प्रोटीन आइसोलेट करके और फिर उससे वैक्सीन बनाएं, वो उस पर तो काम करे, लेकिन दूसरे पर काम नहीं करे या बहुत कम समय करे। जैसे हम फ्लू शॉट्स में देखते हैं कि हम लेते हैं फिर भी फ्लू होता रहता है, कोई दूसरी तरह का जी। फ्लू हो जाता है। पहुंचने की, जैसे आजकल के समय में बहुत ही आसान है। अगर आज, जैसे इबोला का जब वैक्सीन आया था, तो तुरंत, मैं नॉर्वे की बात कर रहा हूँ, तुरंत सरकार ने इबोला के वैक्सीन सबको दिलवा भी दिए थे। और जबकि इबोला यहाँ आया भी नहीं, बस उसकी चर्चा हुई थी, तब जाकर इन्होंने दिलवा दिए थे। तो ये आजकल कंपनियां, आप जानते हैं, बहुत ही फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको बहुत तगड़े तरीके से मार्केट करेगी, और ये काफी डराएगी भी। और हर जगह भारत भी संभव है कि सबको वैक्सीनेट करना शुरू कर दे, काफी ज्यादा खर्च हो। बहुत आसान है, पहुंच जाएगी वैक्सीन, अगर आएगी तो आप चाहिए जरूर मिलेगी भारत को। यानी कि इसका पहुंचना बहुत दिक्कत तलब बात नहीं होगी, पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा, टेक्नोलॉजी, संचार इतना तेज हो चुका है। ये फिर आप एक अच्छी खबर दे रहे हैं कि अगर वैक्सीन बन जाती है तो उसके बाद उसको फैलने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन जिस तरह से हम चेचक का टीका लगता था, टीबी का टीका लगता था, और पोलियो के ड्रॉप्स दिए गए, जिसमें उसी बीमारी को बहुत थोड़ी मात्रा में, बहुत कमजोर उसका एक वायरस आपको इंजेक्ट किया जाता था या पिलाया जाता था, उससे ही इलाज होता था कि आपका शरीर उस कमजोर वायरस से मुकाबला कर लेता था। और उसके बाद अगर असली वायरस, दमदार वायरस भी आप पे अटैक करे, तो आपके शरीर के अंदर वो एक दीवार बनी पहले से तैयार रहती थी उससे लड़ने के लिए। वो व्यवस्था कोरोना के वायरस के साथ नहीं है। यहाँ एक दूसरी तरह का टीका होगा, और अगर कोरोना का वायरस अपना रूप बदल के आता है तो शायद वो टीका इससे लड़ने में उस तरह से कामयाब ना हो पाए। अब एक बात और करूंगा डॉक्टर झा आपसे। आपने कूली लाइंस नाम की जो किताब लिखी है, ये दुनिया के सबसे बड़े माइग्रेशन की किताब, आप इसको कहते हैं, गाथा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पलायन था। इस वक्त भारत में जो हम देख रहे हैं, आप भी वहां बैठे हैं, लेकिन इस वक्त जैसे अभी हमने कम्युनिकेशन की बात की, वो तेज हो गया है।
कहीं बैठ के कुछ भी देख सकते हैं। इस वक्त जो भारत में पलायन चल रहा है, जिस अंदाज में लोग वापस जा रहे हैं अपने अपने गांवों की तरफ, कोई पैदल जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है। अब ट्रेनें चल रही हैं, आज अभी खबर आई है कि 100 से ऊपर ट्रेनें गुजरात से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए गई हैं। तो इस पलायन को आप कैसे देख रहे हैं? और इस पलायन के साथ आप उनकी साहित्यकार भी हैं, तो वो जो सिर्फ छवियां नहीं, मन के अंदर लोगों के क्या चल रहा है? जी, पलायन की जो कारण है पहले भी यही रहा है कि जिसको पुश एंड पुल फैक्टर बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर दिल्ली में नौकरी कर रहा था, उसकी नौकरी चली गई है और इसीलिए अब वो अपनी जगह वापस लौट रहा है, अपने बासा से बाती की ओर लौट रहा है। तो पलायन का शुरू से भी यही कारण रहा है कि कोई भी आदमी, अगर मजदूर को 2 दिन की भी छुट्टी मिलती है, तो वो तुरंत अपने गाँव जाने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा होता है। तो ये फैक्टर तो है ही कि हमारे हमारे देश नॉर्वे में जैसे कल्याणकारी राज्य है, तो यहाँ पर सबको नौकरी से निकाल दिया गया है। यहाँ 60,000 लोगों को नौकरी से निकाला गया है। लेकिन उन सबको सरकार एक 70% तक की वेतन की उनकी गारंटी ले चुकी होती है और उनको दे रही है, क्योंकि सारे टैक्स पेयर थे तो उनको सरकार दे रही है। तो भारत में चूँकि इस तरह की व्यवस्था जन वेलफेयर स्टेट नहीं है और वे लोग टैक्स पेयर भी नहीं होंगे, कई सारे मज़दूर, तो किसी भी तरह की सरकारी जो मदद है वो उन तक पहुँचनी भी मुश्किल है। तो पलायन को एक भावनात्मक लेवल पर अगर देखें, तो ये काफ़ी जो हमारा अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर है, जो बिज़नेस का अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर जो भी है, उसमें थोड़ी-सी लेबर लॉज़ और सिक्योरिटी देना कि आपकी अगर नौकरी जाती है तो कंपनी व्यवस्था करे और सरकार भी कुछ व्यवस्था कर दे, ताकि वो नहीं जाएँगे फिर वो उस तरह की और सरकार चूँकि थोड़ा-सा रैन-बसेरा या किसी तरह की रुकने की व्यवस्था कर सकती है, लेकिन यहाँ पर मैं एक दूसरे लेवल पे कह रहा हूँ कि कोरोना आज आया है, पलायन की वजह कल हो सकता है उसकी एक निजी परेशानी की वजह से उसको जॉब से निकाल दिया जाए और उसको पलायन करना पड़ जाए। या एक कंपनी बंद हो गई, अपने घाटे की वजह से बंद हो गई, तो उसमें भी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये एक पलायन प्रोसेस जो है उसको वापस पलायन, एक पलायन तो जो गाँव से वो उठकर आया, वो अलग बात है, वो तो गाँव से पुश फैक्टर था, यहाँ अच्छे अवसर थे, जैसे मैं भी नॉर्वे आ गया, कोई ना कोई फैक्टर रहा होगा, मुझे पुल कर रहा होगा कि आ गया, हालाँकि मेरी तो कोई बुरी हालत नहीं है, वहाँ भी डॉक्टरों की अच्छी खासी कमाई है। वो दूसरी चीज़ है, लेकिन एक जो रिवर्स माइग्रेशन जो अगर होता है इस वजह से कि चूँकि जहाँ पहुँचे वहाँ भी कुछ उनको नहीं मिला, उसको रोकने के लिए एक तरह की सिक्योरिटी की बात करूँगी होनी चाहिए। जी। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हमने जो बात की, आगे किसी दिन मैं और आपसे बात करूँगा, सो थोड़ा साहित्य पर, किताबों पे बात करूँगा, आपकी रचनाओं पे दूसरी भी। लेकिन आज जो डॉक्टर झा कह रहे हैं, इसी बात को अगर हम समझें, ये ऐसा नहीं है कि भारत कल्याणकारी राज्य नहीं है, भारत वेलफेयर स्टेट है, लेकिन भारत के संसाधनों में और नॉर्वे के संसाधनों में बहुत फर्क है। नॉर्वे उस लिहाज से देखेंगे तो एक अमीर देश है, वो गरीब देश नहीं है। और अमेरिका वेलफेयर स्टेट नहीं है, वो कैपिटलिस्ट देश है। इसके बावजूद अमेरिका में भी यही व्यवस्था है कि वहां जो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, वो सरकार के पास एक दावा करते हैं, क्लेम करते हैं, उनको बेरोजगारी का भत्ता मिलता है। भारत में इस बड़ी संख्या में लोग अगर बेरोजगार हो जाएंगे, जो आंकड़ा आया है पिछला, उसके हिसाब से 12.5 करोड़ लोग अप्रैल के महीने में बेरोजगार हो गए हैं। इतनी बड़ी संख्या को उस अंदाज में सस्टेनेंस के लिए कुछ देना, उनके गुजारे के लिए कुछ देना सरकार के बस का नहीं है। सरकार के पास इतने संसाधन है नहीं। ऐसे में क्या तरीका निकाला जाए? मेरा ख्याल है ये एक भारत के समाज के लिए, भारत की सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और कुछ समय के लिए इस पूरे देश को, हम सबको इससे जूझना पड़ेगा। इसमें कोई शक शुबा नहीं है और थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ समाधान तो निकलेगा। जो लोग गांव जा रहे हैं, वो भी कुछ सोच रहे हैं, उनके पास गांव में क्या खुद रोजगार के कुछ साधन हैं? क्या वो अपने खाने पीने की व्यवस्था कर पाते हैं? ये एक सवाल है। दूसरा, राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं, उम्मीद करनी चाहिए कि वो सफल हों। लेकिन ऐसे में जो अभी प्रवीण झा जी ने कहा कि लेबर वेलफेयर और लेबर कानूनों का ध्यान रखा जाना चाहिए,
हो उल्टा रहा है। हम देख रहे हैं कुछ राज्यों में जो श्रम कानून है मजदूरों की रक्षा के लिए, उनको नरम किया गया है, उनकी शर्तों में ढील दी गई है उद्योगों को बुलाने के लिए। अब ये तालमेल किस हद तक पहुंचेगा, ये देखने वाली बात है आने वाले कुछ समय में। खास तौर पे जब कोरोना का संकट टल जाएगा, ये खतरा खत्म हो जाएगा और देश दोबारा खुलने लगेगा, तब कैसे हम वापस इस चुनौती से सामना करते हैं, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। एक आग्रह फिर करूंगा कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जरूर शेयर करें, और साथ में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो उसको दबाएं, और घंटी भी बजा देंगे तो आपको अगले लाइव आने पर या अगला वीडियो आने पर अपने आप खबर मिल जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।